चाचा ने त्रिलोकी से कहा, त्रिलोकी, मनोज एमएलबी कॉलेज से बीए करेगा, तुम इसका एडमिशन करवा देना। त्रिलोकी एमएलबी कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। उसने आश्वासन दिया, जिया जी आप चिंता मत करो, मनोज को मैं अपने साथ ही रख लूँगा और इसका एडमिशन भी करवा दूँगा। त्रिलोकी की बात से संतुष्ट होकर मूलचंद वापस चले गए। गणित में 12th में फेल होने के बाद मनोज ने दोबारा 12th की परीक्षा इतिहास, हिंदी, साहित्य, राजनीति शास्त्र विषय को लेकर 55% से पास कर ली थी। अंग्रेजी में पासिंग मार्क्स आ गए थे। ग्वालियर आते समय मां ने उसे 2000 रुपये दे दिए थे। पिता पिछले 1 साल में केवल एक बार गांव आए थे। टेम्पो कोर्ट के आदेश के इंतज़ार में अभी भी थाने के बाहर पड़ा हुआ था। मनोज का एडमिशन एमएलबी कॉलेज में हो गया। कॉलेज अचलेश्वर मंदिर के पास अंग्रेज़ों के ज़माने की एक भव्य बिल्डिंग में स्थित था। त्रिलोकी ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी भी इस कॉलेज के छात्र रहे हैं। मनोज इतने बड़े और प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ने के कारण अपने आप को खुशनसीब मान रहा था। त्रिलोकी का कमरा ललितपुर कॉलोनी में एक शंकर चौक के पास था, जहां से कॉलेज नज़दीक ही था। मनोज त्रिलोकी के कमरे पर ही रहने लगा। कॉलेज में पढ़ाई का अच्छा माहौल था। शुरू में विद्यार्थी एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन धीरे धीरे चेहरे जाने पहचाने लगने लगे। मनोज ने देखा कि कॉलेज में 2 तरह के लड़के हैं। एक वे जो आसपास के गांव से आए हैं, विकास भदौरिया, रविकांत द्विवेदी इसी वर्ग के छात्र थे। दूसरा भाग उन लड़कों का था जो ग्वालियर के ही रहने वाले थे। आर्थिक रूप से ये लड़के गांव के लड़कों से अधिक समृद्ध थे। ये लड़के स्कूटर या हीरो पुक से कॉलेज आते थे। अमित दीक्षित और मनीष इस वर्ग के छात्र थे। इन छात्रों की एक खासियत और थी, ये सभी छात्र पहले गणित और बायोलॉजी के छात्र थे। पीईटी और पीएमटी में असफल होकर बीए के मैदान में कूदे थे। आज क्लास खाली थी। पेड़ के नीचे चबूतरे पर इन दोनों ग्रुप के लड़कों का जवामारा लगा हुआ था। सभी का परिचय आपस में हो चुका था, पर आज लड़कों के इतिहास पर चर्चा चल निकली। किसी ने पूछा तो शहरी लड़के मनीष ने जवाब दिया, 12th में मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट था। 70% आए थे मेरे, पर मेडिकल एंट्रेंस में नहीं हुआ, इसलिए बीए करने लगा। मैं अब पीएससी की तैयारी करूंगा। विकास भदौरिया ने अपने करियर की अलग प्लानिंग की थी। उसने अपने घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा सपना है टीवी पर रिपोर्टिंग करना। देश दुनिया की बड़ी खबरों को कवर करने वाला रिपोर्टर बनना चाहता हूं मैं। एक दिन तुम लोग मुझे ज़रूर टीवी पर देखोगे। भदौरिया की बात सुनकर मनोज ने उसे उत्साहित करते हुए कहा, तुम ज़रूर बनोगे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। मनोज की शुभकामनाएं सुनकर भदौरिया ने उत्साहित होते हुए कहा, धन्यवाद मनोज भाई। रविकांत द्विवेदी इंग्लिश लिटरेचर का विद्यार्थी था। वह लेक्चरर बनना चाहता। अब मनोज की बारी थी। उसने सोचा कि यहाँ सभी लड़के होशियार रहे हैं, अधिकतर तो 12th में फर्स्ट क्लास रहे हैं। एक तो वह गांव से आया है, वैसे ही उसे शहरी लड़के सीरियसली नहीं ले रहे होंगे। यदि वह यह बता दे कि 12th में आर्ट में उसके 55% थे और उसके पहले एक बार गणित में वह फेल हो चुका है, तो इतने होशियार लड़कों के ग्रुप में उसे खड़ा भी नहीं होने दिया जाएगा। अच्छे लड़कों का साथ ही उसकी तरक्की का रास्ता बनाएगा, ऐसा वह जानता था। इसलिए उसने अपने दोस्तों से कहा, 12th मैंने भी गणित से किया है, पर परसेंट थोड़े कम रह गए थे, 65% आए थे। मनोज की हिम्मत 70% तक नहीं पहुंच पाई। उसने 65% से संतोष किया और महसूस किया कि वह इस ग्रुप के नज़दीक आ गया है। वह जानता था कि यहाँ कोई किसी की मार्कशीट नहीं देखेगा, इसलिए झूठ बोलने के बाद भी पोल खुलने का कोई खतरा नहीं है। एक शहरी लड़के अमित दीक्षित ने तो जैसे धमाका कर दिया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, पीएससी का स्तर मेरे लायक नहीं है।
मैं तो आईपीएस बनूंगा। मेरी पर्सनालिटी पर तो पुलिस की वर्दी ही सूट करती है। रोमांच चाहता हूँ मैं लाइफ में। सब लड़के आश्चर्य से अमित का चेहरा देखने लगे। वहाँ खड़े लड़कों को अमित में भविष्य का वर्दी पहने पुलिस कप्तान नज़र आने लगा। मनोज अमित की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। तभी किसी की भारी आवाज़ लड़कों को सुनाई दी। आप लोग क्लास के वक्त यहाँ बातें क्यों कर रहे हैं? सामने कॉलेज के प्रिंसिपल गोविंद प्रसाद शर्मा खड़े हुए थे। उनके शब्द कोमल किंतु भारी थे। जब कोई लड़का अपनी जगह से हिला डुला नहीं और किसी के मुंह से डर के मारे कोई आवाज़ नहीं निकली तो भदौरिया ने हिम्मत की, सर आज पॉलिटेक्निक साइंस के सर छुट्टी पर हैं, इसलिए उनका पीरियड खाली है। प्रिंसिपल सर जानते थे कि लड़के यदि इस तरह खुले मैदान में पेड़ के नीचे चर्चा क्लास चल रही हैं उनको व्यवधान होगा तथा इन लड़कों को भी फ्री समय में गप्पे लगाने का शौक़ लग जाएगा। उन्होंने कहा, आप लोग क्लासरूम में चलिए, मैं आता हूँ। क्लास में पहुंचकर मनोज ग्रुप के सबसे स्मार्ट और सबसे महत्वाकांक्षी लड़के अमित के साथ बैठ गया। उसकी इच्छा अमित से दोस्ती करने की होने लगी, लेकिन अमित ने गांव से आए दुबले पतले मनोज से मित्रता करने में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। वह मनोज के पास से उठा और शहरी लड़के मनीष के पास जाकर बैठ गया। मनोज उसके इस व्यवहार से मन मसोच कर रह गया। प्रिंसिपल सर ने क्लास में आकर बातों में वक्त बर्बाद नहीं किया और लड़कों को सीधे पढ़ाना शुरू करते हुए पहला प्रश्न किया, क्या आप लोगों में से कोई मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है? सब चुप। गणित और बायोलॉजी में 12th पास लड़कों को मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ देर पूर्व आईपीएस बनने की इच्छा रखने वाला अमित दीक्षित भी मार्क्सवाद के बारे में कुछ नहीं जानता था। पूरी क्लास में सन्नाटा था। मनोज ने मार्क्सवाद के बारे में 12th के राजनीति विज्ञान में पढ़ा था। मार्क्सवाद के बारे में प्रिंसिपल सर को बताकर वे न केवल क्लास की नज़र में बल्कि प्रिंसिपल सर की नज़र में भी अपनी योग्यता सिद्ध कर सकता था। उसके लिए ये अच्छा मौका था। उसने हिम्मत करके अपना हाथ खड़ा किया तो प्रिंसिपल सर ने कहा, चलो इतनी बड़ी क्लास में कोई तो है जो मार्क्सवाद के बारे में कुछ जानता है। क्या नाम है तुम्हारा? मनोज। प्रिंसिपल ने सर के साथ पूरी क्लास को अपना नाम बताया। मनोज कुमार शर्मा। प्रिंसिपल सर ने कहा, बहुत बढ़िया मनोज, बताओ क्या जानते हो तुम मार्क्सवाद के बारे में? मनोज ने बताया, सर दुनिया में अमीर और गरीब दो वर्ग हैं। अमीर वर्ग अपने लालच के लिए गरीब वर्ग का शोषण करता है, इसलिए गरीब वर्ग को अपने अधिकार अमीरों से छीन लेना चाहिए। यही कार्ल मार्क्स कहते हैं। उसे जितना और जैसा भी याद था वह बता दिया। प्रिंसिपल सर ने कहा, दोस्तों यहाँ अमीर वर्ग और पूंजीपति वर्ग और गरीब वर्ग को सर्वहारा कहा गया है। वेरी गुड मनोज, बैठ जाओ। इसके बाद प्रिंसिपल सर ने आधा घंटा मार्क्सवाद पर लेक्चर दिया। मनोज मंत्रमुग्ध सा सुनता रहा। घंटी बजने पर क्लास समाप्त हो गई। रविकांत द्विवेदी और भदौरिया ने उसे आज की उपलब्धि पर बधाई दी। भदौरिया ने मजाक में कहा, मनोज यार, मुझे तो लगता है हम अलग अलग गांवों से आने वाले लड़के सर्वहारा वर्ग के हैं और ग्वालियर के मूल निवासी स्कूटर मोटरसाइकिल से आने वाले स्मार्ट लड़के पूंजीपति वर्ग के हैं। आज तुमने क्लास में सर्वहारा वर्ग की नाक ऊंची कर दी। भदौरिया द्वारा की गई इस तारीफ से मनोज का चेहरा खुशी से चमकने लगा। ग्वालियर में मनोज के शुरुआती महीने स्थायित्व खोजने में ही बीत रहे थे। फीस और किताबों के बाद उसके घर से आए पैसे भी खत्म होने लगे। 3 महीने उसे त्रिलोकी के साथ रहते हुए हो गए थे। त्रिलोकी के कमरे में उसका एक रूम पार्टनर केशव भी रहता था, इसलिए उस कमरे में 2 की जगह 3 लोग हो गए। एक कमरे में 3 लोगों के रहने से त्रिलोकी को कोई कष्ट नहीं था।
लेकिन उसके रूम पार्टनर केशव के विचार इतने सुलझे हुए नहीं थे। त्रिलोकी का रिश्तेदार होने के कारण केशव मनोज से अलग कमरा लेने के लिए सीधे सीधे कह नहीं पा रहा था, लेकिन वह चाहता था कि मनोज कहीं दूसरी जगह कमरा देख ले। केशव बीएससी कर रहा था। वह ज़्यादातर समय किताब हाथ में लिए बैठा रहता था। बीएससी करने के कारण वह बीए करने वाले मनोज को पढ़ाई में कमज़ोर मानता था। एक दिन केशव ने मनोज से कह ही दिया, मनोज तुम अपने लिए जल्दी अलग कमरा देख लो। 3 लोगों के एक कमरे में रहने से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मनोज ने केशव को आश्वासन दिया कि वह जल्दी ही अलग कमरा किराए पर ले लेगा, लेकिन जब त्रिलोकी को इस बात का पता चला तो उसने केशव को आड़े हाथों लिया। केशव 3 लोग आराम से रह सकते हैं कमरे में। मनोज ग्वालियर में नया है, इसलिए पहले साल तो ये मेरे साथ ही रहेगा। त्रिलोकी ने मनोज को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए केशव से स्पष्ट कह दिया। त्रिलोकी के निर्णय के विरोध में केशव कुछ नहीं कह पाया, लेकिन वह मनोज से चिढ़ने लगा। एक सुबह त्रिलोकी को किसी काम से अपने गांव जाना पड़ा। मनोज कॉलेज चला गया। केशव अकेला कमरे पर रह गया। कॉलेज में एक पीरियड खाली था। मनोज और रविकांत द्विवेदी ग्राउंड में एक बेंच पर बैठकर इंग्लिश विषय को लेकर चर्चा करने लगे। रविकांत ने इंग्लिश के लाभ गिनाने शुरू किए। मनोज आजकल इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। मनोज इंग्लिश के नाम से ही घबराता था। उसने प्रतिवाद किया, लेकिन पीएससी में तो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। रविकांत ने दृढ़ता से कहा, पर ज़िंदगी में पड़ती है, और किसने कहा कि तुम पीएससी में सेलेक्ट हो ही जाओगे। अगर पीएससी में नहीं हुए तो हिंदी का झुंझुना तुम्हारे पेट भी नहीं भर पाएगा। इंग्लिश आपके लिए नौकरी के कई ऑप्शन खोल देती है। आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने वाले लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है। मनोज ने जब ये यथार्थ सुना तो घबरा गया। उसने पीएससी में सेलेक्ट ना हो पाने के बाद की परिस्थितियों पर विचार नहीं किया था। रविकांत ने कहना जारी रखा, भाई मनोज, आप पहले ही आर्ट जैसे अनुपयोगी सब्जेक्ट लेकर गलती कर चुके हो। इन सब्जेक्ट के दम पर मार्केट में 4 पैसे नहीं कमा सकते। अब कम से कम इंग्लिश बची है, जिसे अच्छे से सीखकर अपना भविष्य कुछ तो सुरक्षित कर सकते हो। मार्केट आधारित भविष्य के हिसाब से उसने कुछ भी गलत नहीं कहा था। इसलिए रविकांत से प्रभावित होकर उसने हिंदी साहित्य और इतिहास के साथ बीए में एक सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर रखने का निर्णय लिया। चर्चा में शाम के 4 बज गए। कमरे पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां ताला लगा हुआ है। वह वहीं बैठकर केशव का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते 2 घंटे बीत गए तो उसे केशव की चिंता होने लगी। पास ही रहने वाले केशव के एक दोस्त के घर जाकर मनोज को पता चला कि वह अपने गांव डबरा चला गया है। ललितपुर कॉलोनी में त्रिलोकी के कमरे का ताला अब भी बंद था। उसकी चाबी केशव अपने साथ ले गया था। उसके लिए समस्या ये थी कि वे रात को कहाँ जाएगा। इतने बड़े शहर में इतने सारे मकानों के बीच मनोज रात को रुकने के लिए एक अदद छत ढूंढ रहा था, पर कोई असर उसे दिख नहीं रहा। उसे भूख लग आई थी। उसकी जेब में 20 रुपये ही बचे थे। उसने 20 रुपये के 2 छोले भटूरे खा लिए। अब बड़ी और भारी रात बितानी थी। मनोज को राजपुर बोर्डिंग में रहने वाला भदौरिया याद आया। वह राजपुर बोर्डिंग चला गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि भदौरिया बोर्डिंग में नहीं है। वह अपने गांव भिंड गया। अब कोई रिश्तेदार या दोस्त पूरे ग्वालियर मनोज का नहीं था। मनोज कॉलेज के बाहर अचलेश्वर मंदिर के पास बैठ गया। आज उसे महसूस हो रहा था कि रहने के लिए एक कमरा कितनी बड़ी उपलब्धि होती है।
अचलेश्वर मंदिर के पास फुटपाथ पर कुछ भिखारी बैठे हुए थे। मनोज देर तक फुटपाथ पर बैठे इन भिखारियों को देखता रहा। कमज़ोर औरतें, बूढ़े, बीमार आदमी मेली गठरियाँ को अपने पास रख के फुटपाथ पर सोने की तैयारी में थे। मनोज उन्हें देखकर अपना कष्ट भूल गया। वह तो आज पहली बार बेघर हुआ है। ये गरीब भिखारी तो रोज़ ऐसे ही रहते हैं। ये लोग क्या सोचते होंगे, क्या इच्छाएं होंगी इनकी, इनके लिए सुख क्या होता है। एक दो दूध मुँहे बच्चे अपनी माँ की छाती से चिपके हुए थे। क्या ये बच्चे भी जब बड़े हो पाएंगे तब ऐसे ही फुटपाथ पर सोएंगे? अपने कष्ट को भूलकर वह इन तमाम प्रश्नों में दब गया, पर उसे इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे जब भिखारी सो गए, लेकिन मनोज की आंखों में नींद नहीं थी। आज वह इन बेघरवारों भिखारियों का सहयात्री था। उसकी वेदना आज इन भिखारियों की वेदना से घुल-मिल गई। वह सोचता रहा कि क्या वह कभी इस काबिल हो पाएगा जब इन लोगों के दुखों को दूर कर सके। सारी रात उसकी जागते हुए कट गई। अपने कष्ट को भूलकर वह रात भर इन गरीब और मजदूर लोगों के बारे में सोचता रहा। सुबह उसने पास ही नल पर जाकर मुँह धोया, पानी पिया और कटोरा तालाब के पार्क में जाकर बैठ गया। रात भर जागते रहने के कारण थके हुए मनोज को कटोरा तालाब की बेंच पर नींद आ गई। 2 घंटे सोने के बाद उसकी थकान कुछ कम हुई। अगले दिन वह कई बार कमरे पर गया, पर हर बार वहाँ ताला ही लगा मिला। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा। उसने दूसरा पूरा दिन कॉलेज की बेंच पर करवटें बदलते हुए बिता दी। बेघरवारी का तीसरा दिन मनोज के लिए बहुत कठिन होने वाला था। गांव जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। वह सुबह 7 बजे ही कमरे पर पहुंच गया, पर कमरे अभी भी बंद था। उसने ताले को पकड़कर हिलाया, लेकिन ताला हिलने से नहीं खुलने वाला था। निराश होकर वह कॉलेज चला गया, लेकिन थकान और भूख के कारण उसकी हिम्मत क्लास में जाने की नहीं हो रही थी। वह ग्राउंड में बेंच पर बैठ गया। उस बेंच पर बैठे बैठे उसने विचार किया कि ऐसी तकलीफ़ें तो आएंगे ही, इन्हीं कठिनाइयों को तो पार करना है। इस विपरीत समय में भी मुझे धैर्य नहीं खोना है। मुझे पढ़ाई करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अचानक उसने अपने भीतर हिम्मत महसूस की। वह उठा और तेज़ कदमों से क्लास की ओर चल पड़ा। उसके बाद उसने लगातार 3 क्लास अटेंड की। उसने तय किया कि वह किसी के सामने रोएगा नहीं, गिड़गिड़ाएगा नहीं, किसी दोस्त से मदद नहीं मांगेगा। उसे लग रहा था कि इसी संघर्ष के रास्ते पर चलकर वह अपने जीवन में कुछ करने लायक बन पाएगा। उसे अब इस संघर्ष में अजीब सी संतुष्टि होने लगी थी। रात हो गई। 2 दिन से मनोज के पेट में अन्न का दाना भी नहीं गया था। भूख से बेहाल मनोज के शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसे लग रहा था कि अब यदि उसे भोजन नहीं मिला तो वह चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर जाएगा। चलते चलते वह ललितपुर कॉलोनी में सावित्री भोजनालय के सामने पहुंच गया। होटल के काउंटर पर एक 30 साल का युवक बैठा था, जो सावित्री भोजनालय का मालिक था। मनोज ने काउंटर पर बैठे मालिक से पूछा, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या मुझे मजदूरी के बदले आपके यहाँ भोजन मिल सकता है? मनोज के इस बात में निवेदन नहीं बल्कि भरोसा था, जैसे वह अपना हक मांग रहा हो। भोजनालय के मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। दुबले पतले मनोज के चेहरे पर दाढ़ी थी, ढीले ढाले पैंट शर्ट गंदे हो गए थे, चेहरे कमज़ोर था, आंखें अंदर और धंस गई। होटल मालिक ने कुछ सोच कर जवाब दिया, होटल में काम करने के लिए तो मेरे पास पहले ही वर्कर हैं। होटल मालिक की बात सुनकर मनोज निराश हुआ। उसने किसी उम्मीद के भरोसे कहा, मेरे लिए भोजन ज़रूरी है। पैसे ना होने के कारण मैं मजदूरी करके भोजन करना चाहता हूँ। होटल मालिक के यहाँ सैकड़ों लड़के खाना खाने आते थे। कईयों के पास समय पर देने के लिए पैसे नहीं होते थे। वे उधार भी खाते थे। कई बार उधार वापस मिलता भी नहीं था। कई बार लड़के पैसे ना होने पर रोनी सूरत बनाकर फ्री में भी खाना खा जाते थे। होटल मालिक लड़कों की रख से वाकिफ थे, लेकिन ऐसा कोई लड़का अथवा इस तरह का कोई प्रस्ताव इस होटल में पहले कभी नहीं आया था। होटल मालिक ने नौकर को आवाज़ लगाई, इन भाई साहब को एक थाली लगाओ। मनोज के सामने दाल, आलू, गोभी की सब्जी, 5 रोटी और चावल से सजी थाली आ गई। वह खाना खाने लगा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। आज का भोजन साधारण नहीं था। भोजन पाने का आज का तरीका भी साधारण नहीं था। रोज़ कितनी आसानी से भोजन मिलता है।
कितना कठिन होता है पेट भर भोजन मिलना। ये आज मनोज को महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे जिन्हें वह रोक रहा था। वह होटल मालिक की इंसानियत पर भी भावुक हो रहा था। भोजन करने के बाद वह होटल मालिक के पास गया। धन्यवाद, अब आप मेरा काम बताइए, मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ। होटल मालिक फिर मनोज से रूबरू हो रहे थे। आपने खाना खा लिया है, आपको इसके बदले मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तभी होटल में मनोज के कॉलेज का दोस्त रविकांत द्विवेदी आ गया। पूछने पर होटल मालिक ने उसे पूरी कहानी कह सुनाई। कारण जानकर उसने खाने के 30 रुपये निकालकर होटल मालिक की तरफ बढ़ा दिए, पर मनोज भोजन के बदले मजदूरी करने पर अड़ा रहा। इस सीन को अब होटल में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति देख रहा था। एक दाढ़ी वाला कमज़ोर सा लड़का खाना खाने के बदले मजदूरी करने की जिद पर अड़ा हुआ है। होटल मालिक उससे मजदूरी कराने को तैयार नहीं है। एक दूसरा लड़का थाली की कीमत 30 रुपये निकाल कर अपने हाथ में पकड़ा रहा है। बड़ा अजीब दृश्य था। रविकांत को भी नहीं पता था कि कॉलेज में सीधा सरल सा दिखने वाला मनोज इतना जिद्दी है। मनोज जैसे किसी नशे में बोल रहा था। उसका दिमाग जैसे एक जगह आकर अटक गया था। उसको नहीं पता था कि यह जिद उसके भीतर क्यों और कैसे आ गई। उसने होटल मालिक से कहा, यदि मुझे काम नहीं करने दिया जाएगा तो मैं यहीं खड़ा रहूँगा। आप होटल बंद कर दोगे तो होटल के बाहर खड़ा रहूँगा। तब तक खड़ा रहूँगा जब तक आप मुझे काम करने की अनुमति नहीं देने देंगे। 3 दिन सड़क पर बिताने के कारण उसे अभ्यास हो गया था। वह कह सकता था कि होटल के बाहर तब तक खड़ा रहेगा जब तक उसे काम करने की अनुमति नहीं मिल जाती। होटल मालिक के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। रविकांत को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह अपने हाथ में 30 रुपये लिए खड़ा था। कईयों को मनोज ने एक बेवकूफ़ अथवा अति आदर्शवादी लड़का नज़र आ रहा था। होटल मालिक ने हार कर नौकर से कहा, अंदर ले जाओ, ये बर्तन साफ करेंगे। नौकरों को अजीब लगा। इस होटल में कई लोग फ्री खाकर चले गए, कई उधार खाकर वापस नहीं आए, पर होटल मालिक ने कभी किसी से बर्तन नहीं धुलवाए। होटल मालिक का ये व्यवसाय था, पर उसने कभी भी पढ़ने वाले लड़कों को पैसे के लिए परेशान नहीं किया। फिर भी उसका होटल उसे बहुत कमाकर देता था। पर आज होटल मालिक को इस नौजवान की जिद ने मजबूर कर दिया। होटल मालिक ने एक बार वही बात दोहराई तो नौकर मनोज को अंदर ले गया। मनोज ने अंदर जाकर आधा घंटे तक बर्तन साफ किए। रविकांत होटल में बैठकर उसके बाहर आने का इंतज़ार करता रहा। मनोज ने वापस आकर होटल मालिक से कहा, भोजन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी आंखों में चमक थी। होटल मालिक अपनी कुर्सी से उठा और काउंटर से बाहर आ गया। मनोज को उसने दरवाजे तक छोड़ा और जाते समय हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया। मनोज ने होटल मालिक से हाथ मिलाया। होटल मालिक कुछ बोलना चाह रहा था पर बोल ना सका। रविकांत उसे अपने कमरे पर ले गया। रविकांत ने मनोज से कहा, मनोज, तुम 3 दिन से बाहर भटक रहे थे। तुम्हें एक बार अपनी परेशानी मुझे बताना तो चाहिए थी। मनोज उसकी बात सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, ये तो जीवन के अनुभव है जो मुझे मजबूत बनाते हैं। इसमें परेशानी कैसी? कितने ही लोग रात को खुली छत के नीचे सोते हैं, कितने ही भूखे पेट सोते हैं। इन 3 दिनों में उस गरीब और दुखी वर्ग के नज़दीक पहुंचा हूं, जिसे मार्क्स ने सर्वहारा की संज्ञा दी है। हमें अपनी निष्ठा इसी सर्वहारा वर्ग के पक्ष में रखनी चाहिए। समाज के सबसे निचले तबके के साथ जुड़ने का यही अनुभव मेरी ताकत है। उसने अपने पिछले 3 दिन के अनुभव का मेल प्रिंसिपल सर द्वारा दिए मार्क्सवाद के लेक्चर से कर दिया। अगले 2 दिन मनोज रविकांत के कमरे पर ही बना रहा। रविकांत के एक गुरुजी तिवारी सर नया बाज़ार में कमरा लेकर रहते थे। वे नया बाज़ार में ही एक हॉल किराए पर लेकर इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर की कोचिंग चलाते थे। उसने मनोज से कहा, तुम सबको छोड़ो, तिवारी सर को एक रूम पार्टनर की ज़रूरत है। उनके रूम का किराया 500 आधे तुम दे देना, वे तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ा दिया करेंगे। मनोज को ये प्रस्ताव अच्छा लगा। वह त्रिलोकी के कमरे से
अपना सूटकेस और दरी लेकर तिवारी सर के कमरे पर आ गया। तिवारी सर नाते कट के 30 साल के युवा थे। वे काले रंग का मोटा चश्मा लगाए थे। कोचिंग में बैठे बैठे उनका पेट निकला आया था। वे कोचिंग पढ़ाकर आने के बाद थककर अपनी चारपाई पर आराम कर रहे थे। मनोज ने उन्हें इंग्लिश का गुरु मानते हुए उनके पैर छू लिए। उसे उम्मीद थी कि उसकी इंग्लिश अब सुधर जाएगी। उसने अपनी दरी को ज़मीन पर बिछा लिया। अब गुरु व्यासपीठ पर और शिष्य उनके चरणों में बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। उसे एक स्थायी कमरा और एक योग इंग्लिश गुरु मिल गया। तिवारी सर को एक वर्कर मिल गया। अब मनोज की नई दिनचर्या शुरू हो गई। सुबह 7 बजे दूध गर्म करके गुरुजी को देना है। सुबह शाम का खाना बनाना है। गुरुजी कोचिंग से थके हारे आते हैं और आकर अपनी चारपाई पर लेट जाते हैं। एक शाम उसने गुरुजी से कहा, सर मुझे मैकबेथ पढ़ा दीजिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। थकान महसूस कर रहे गुरुजी ने कहा, पढ़ा देंगे, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। एक काम कर दो, मेरे तलवे दर्द कर रहे हैं, थोड़ा दबा दो। गुरु की सेवा करने में मनोज को कोई संकोच नहीं था। इस सेवा के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, इतना वह जानता था। उसने गुरु की आज्ञा का पालन उनकी उम्मीद से भी बेहतर तरीके से करना चाहा। एक बाल्टी में गर्म पानी लेकर गुरुजी के पैर उसमें डाल दिए और रगड़ कर तलवों की मालिश करने लगा। मालिश का आनंद लेते हुए गुरुजी ने उदार होते हुए एक प्रस्ताव दिया। लिटरेचर से पहले ग्रामर और स्पीकिंग सीखना ज़रूरी है। तुम कल से शाम 7 बजे के बैच में आ जाया करो। नया बैच है, सब तुम्हारी उम्र के लड़का लड़की हैं। मनोज को ये प्रस्ताव उपयोगी लगा। गुरुजी उसे फ्री में कोचिंग देने वाले थे, इसलिए उन्होंने नहाने के बाद अपने कपड़े धोना बंद कर दिए। मनोज बाथरूम में नहाने जाता तो पहले गुरुजी के चड्डी बनियान धोकर डाल देता। शाम को वह इंग्लिश की कोचिंग जाने लगा। 1 घंटे की क्लास में 15 मिनट इंग्लिश की पढ़ाई होती थी। शेष समय में इंग्लिश के नाम पर लड़के लड़कियां का जमावड़ा ही अधिक होता था। गुरुजी प्रेजेंट टेंस से क्लास शुरू करते थे और 3 महीने में पास्ट टेंस से होते हुए फ्यूचर टेंस तक पहुंचते थे। गुरुजी इंग्लिश का अखबार या कोई मैगज़ीन ले आते थे, जिसे लड़के लड़कियां पढ़ते और गुरुजी उनका अर्थ बताते। गुरुजी जानते थे कि इंग्लिश सीखना एक अनंत प्रक्रिया है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। धीमी गति से सीखने पर ही ये विदेशी भाषा समझ आ पाएगी। इसलिए गुरुजी को इंग्लिश सिखाने और बच्चों को सीखने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। 10 लोगों की क्लास में 4 लड़कियां और 6 लड़के थे। मनोज को क्लास में आते महीना भर हो गया, लेकिन वह अब तक प्रेजेंट टेंस भी ठीक से सीख नहीं पाया था। ही गोज़, ही गो, ही इज़ गोइंग के प्रयोग में वे कोई बंधन नहीं मानता था। कुछ लड़के गुरुजी के यहाँ साल भर पढ़ते, पर उपलब्धि के नाम पर एक अथक प्रेमिका के अतिरिक्त उनके हाथ में कुछ नहीं आता था। कुछ प्रेमिकाओं को प्रेमी भी मिल जाते थे, अर्थात गुरुजी का ये संसार एक प्रेम केंद्र के रूप में अधिक विकसित हो गया था। MLB कॉलेज में लड़कियां नहीं पढ़ती थी और KRG कॉलेज में लड़के नहीं पढ़ते थे, इसलिए प्रेम के लिए ललायत लड़के लड़कियां यहाँ कहाँ जाते। गुरुजी ने अपना कोचिंग सेंटर खोलकर इस दिशा में महान काम किया था। चूँकि कोचिंग में सारा इन्वेस्टमेंट गुरुजी ने ही किया था, इसलिए प्रेम करने का पहला अधिकार गुरुजी अपना ही मानते थे। प्रत्येक बार गुरुजी औसतन 2 या 3 प्यार करते थे। एक दिन एक लड़की ने गुरुजी से कहा, सर आज मोना का बर्थडे है। मोना KRG गर्ल्स कॉलेज में से BSc कर रही थी। पुराने बैच बिना इंग्लिश सीखे अपना 1 वर्ष पूरा कर चुके थे। उन बैचों में पनपने वाले गुरुजी के पिछले प्रेम भी शादी कर अपनी ससुराल जा चुके थे, इसलिए गुरुजी को मोना से प्रेम करने की ज़रूरत महसूस हो रही थी। पर मोना गुरुजी पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन गुरुजी पुराने खिलाड़ी थे। जन्मदिन प्रेम को प्रारंभ करने का बढ़िया मौका
हो सकता है। इसलिए प्रेम के लिए उतावले गुरुजी ने क्लास में रेंगती हुई इंग्लिश को रोक दिया और एक लड़के से कहा, अरे आज मोना का बर्थडे है और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। गुरुजी ने एक लड़के को एसएस कचौड़ी वाले के यहाँ से सबके लिए जलेबी और कचौड़ी लाने के लिए भेज दिया। इन दिनों में मोना ने मनोज को देखना शुरू कर दिया था। उसका सीधापन मोना को भाने लगा था। मोना कॉपी पेन मैगजीन की अदला बदली के नाम पर उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगी थी। मोना ने मनोज को कचौड़ी देते हुए कहा, लीजिए। उसने मोना से कहा, हैप्पी बर्थडे। मोना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, थैंक्स। मोना को लगा कि मनोज के हैप्पी बर्थडे कहने से उसका बर्थ सचमुच हैप्पी हो गया। गुरुजी के इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट मनोज के अकाउंट में जा रहा था। बिजनेस में इस तरह के लॉस पहले भी देख चुके थे। मनोज और मोना के रास्ते अलग दिशा में थे, लेकिन एक दिन क्लास के बाहर दोनों ने साथ चलने की हिम्मत की। मनोज मोना से बात करने के लिए बातचीत का कोई सिरा ढूंढ रहा था। उसने मोना से साधारण सा प्रश्न पूछा, तुम बीएससी के बाद क्या करोगी? पीएससी की तैयारी करोगी क्या? नहीं, मैं तो शादी करूंगी। मोना ने मनोज की उम्मीद से उल्टा जवाब दिया। कुछ देर दोनों चुपचाप चलते रहे। मोना का घर जिस दिशा में था वह मोड़ आ गया था। मोना अपने घर जाने के लिए गली में मुड़ गई। मनोज वहीं खड़ा मोना को तब तक देखता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। एक दिन एक लड़के ने कोचिंग में कहा कि कल मनोज का बर्थडे है, कल मनोज पार्टी देगा। क्लास का ये नियम बन गया था कि जिसका बर्थडे होता वह समोसा जलेबी की पार्टी क्लास में देता, लेकिन मनोज के पास पैसे नहीं थे। उसने कहा, मैं कल पार्टी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पार्टी में खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। मनोज को अपना सच कहने में कोई संकोच महसूस नहीं हुआ। अगले दिन पार्टी के अभाव में किसी ने उसे हैप्पी बर्थडे नहीं बोला, लेकिन हिम्मती मोना समोसे और जलेबी ले आई थी। मोना द्वारा की गई मनोज की ये विशेष चिंता गुरुजी को अखर गई। वे ईर्ष्या से जलने लगे। उन्हें मनोज पर क्रोध आने लगा। क्लास के बाद मोना ने मनोज को एक प्रिंटिंग कार्ड दिया। ग्रीटिंग में लाल रंग का दिल बना हुआ था, जिस पर मोना की सुंदर राइटिंग में लिखा था, हैप्पी बर्थडे। मोना ने मनोज का नाम ग्रीटिंग कार्ड पर ना लिखकर एक अलग नाम लिख दिया था, जिस नाम से इस पूरी दुनिया में उसे कोई नहीं पुकारता था। मोना ही गुनगुनाती रहती थी, ये नाम अपने मन में। रात को तिवारी सर कमरे पर आए। मनोज कुर्सी पर बैठा पढ़ रहा था। मोना की ग्रीटिंग कार्ड वहीं टेबल पर रखा हुआ था। कई महीनों से वह तिवारी सर की सेवा कर रहा था, लेकिन आज तिवारी सर की ईर्ष्या चरम पर थी। उन्होंने क्रोध में जलते हुए मनोज से उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मनोज के हीटर और मटके में लात मार दी। हीटर और मटका टूट गया। तिवारी ने गुस्से में मोना द्वारा मनोज को दिया गया ग्रीटिंग कार्ड भी फाड़ कर फेंक दिया और उसे कमरा खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे। वह दुखी मन से अपना सामान समेटने लगा। अपना सामान उठाकर जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, तिवारी ने धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया।